तो ईच सब्जेक्ट के अराउंड 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 20 MCQ, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक करेक्ट ऑप्शन पिक करना होगा, और 5 न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। तो ईच सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और अगर जेई मेंस में अगर आप टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में बिलोंग करते हैं, तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो जेई का एक नेक्स्ट स्टेज है। तो जेई मेंस के थ्रू आप NITs और IIITs और जो भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं जेई मेंस के थ्रू। NIT, IIIT और जो भी गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रली फंडेड मींस गवर्नमेंट फंडेड जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो जेई में टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट है, वो फर्दर नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा सकते हैं, जो है जेई एडवांस। जेई एडवांस स्पेसिफिकली IITs के लिए कंडक्ट किया जाता है, और उसके थ्रू स्टूडेंट IISc में भी आप में से कई लोग इस कॉलेज के बारे में जानते होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर रिसर्च। जिस तरीके से IITs इंजीनियरिंग और जॉब्स वगैरह के लिए फेमस है, वैसे IISc रिसर्च के लिए फेमस है। तो आप जेई एडवांस के थ्रू उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे स्पेसिफिकली IITs के लिए कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट जेई एडवांस एवरी ईयर कोई डिफरेंट IIT इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करता है। जेई मेंस NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट जेई एडवांस हर साल IIT ही कंडक्ट करता है। और ऑब्वियसली जेई एडवांस का लेवल जेई मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा हैवी रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और इनफैक्ट जेई एडवांस का कोई फिक्स्ड पैटर्न भी नहीं है। एवरी ईयर ये पैटर्न चेंज होता है। इनफैक्ट एग्जाम में जाने के बाद स्टूडेंट को पता चलता है कि जेई एडवांस का इस साल क्या पैटर्न आएगा। पहले बताया भी नहीं जाता है कि क्या पैटर्न आएगा। जेई मेंस का पैटर्न फिक्स है, पर जेई एडवांस के पैटर्न का कोई ऐसा फिक्स्ड गारंटी नहीं है कि आपके सामने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल होंगे, पैसेज टाइप होंगे, कॉलेज या कॉलम मैचिंग टाइप होंगे। नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जो भी मेडिकल से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कॉलेजेस, उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। और नीट का एग्ज़ाम का भी पैटर्न इस साल वही सेम कर दिया गया है जो कोविड से पहले था। कोविड से पहले, अब कोविड के ड्यूरेशन के बाद ही कुछ, जैसा मैम ने भी बोला था, ऑप्शनल क्वेश्चन ऐड किए गए थे, जिसमें से आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और कुछ क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो। तो अभी वैसा नहीं है। अभी ईच सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45 और बायोलॉजी एज अ होल 90 क्वेश्चंस आते हैं। जूलॉजी एंड बॉटनी सेपरेट 45 क्वेश्चन रहता है। तो ऑब्वियसली नीट के अंदर बायोलॉजी का वेटेज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्स्ट्रा रहता है। बट नीट में फिजिक्स का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यूजुअली जो बच्चे नीट प्रीफर करते हैं उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैथ नहीं लेना, और वो ये मान के चलते हैं कि अगर हम मेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो मैथ नहीं आएगा हमें। तो यूजुअली नीट के स्टूडेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसको काफ़ी कंफर्टेबली डील कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं। तो नीट के अंदर अगर अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो ज़रूरी है कि फिजिक्स पे प्रॉपर ग्रास्प, प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। उसके लिए मैथमेटिक्स का एक बेसिक लेवल की ज़रूरत है, आपको बहुत हाई एडवांस मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर नीट के लिए अगर टारगेट करेंगे तो उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि मेक श्योर कि मैथ एक बेसिक लेवल तक अच्छा हो, जो फिजिक्स में सॉल्विंग के लिए हमें ज़रूरी होगा, सॉल्विंग के लिए काम आएगा। ठीक, तो नीट के थ्रू आप MBBS या BDS, BAMS या BHMS कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया और स्टेट लेवल के कॉलेजेस के लिए। ओके, और इन एग्ज़ाम्स के अलावा सेपरेटली अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ओलंपियाड्स के लिए या फिर बिट्स, अगर आप लोग जानते होंगे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और लास्ट कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस एंड बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट शो किया है पिछले कई सालों से। और इनफैक्ट उनको IIT के इक्विवेलेंट ही ऑलमोस्ट ट्रीट किया जा सकता है। तो बिट्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या फिर ओलंपियाड के लिए इंटरेस्टेड हैं
तो पेस में उनके लिए भी सेपरेट, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो अलग से इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने जेई और नीट के करिकुलम के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके टेस्ट सेपरेट होंगे और उसके डाउट सेशन सेपरेटली अरेंज किए जाएंगे। बट अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक चीज़ का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपका एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ या बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका वो सब्जेक्ट का बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओलंपियाड के लिए अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी एक सेपरेटली टेस्ट अरेंज किए जाते हैं। हर एक टेस्ट का डिफरेंट पैटर्न है, तो ऑब्वियसली हर एक टेस्ट के लिए सेपरेट, हर एक एग्ज़ाम के लिए एक सेपरेट टेस्ट अरेंज करने की ज़रूरत होती है ताकि स्टूडेंट यूज टू हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट जब बात आती है कि प्रिपरेशन के लिए क्या माइंडसेट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो मेरा एक सिंपल बिलीफ है कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी होती है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट से एक सिंपल सवाल किया जाएगा कि अगर कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उसी तरीके से पढ़ते हैं जो आप एक महीने पहले एग्ज़ाम से पढ़ रहे थे? नहीं, आपका एनर्जी लेवल, आपका फोकस एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। आप अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो 2 घंटे इतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जो शायद 1 घंटे पहले, एक महीने पहले आप में भी 6 घंटे भी उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ पा रहे थे। तो हर एक स्टूडेंट की ट्रू एबिलिटी तभी सामने आती है जब वो किसी एक मोटिवेशन या किसी, जैसे एग्ज़ाम से पहले मोटिवेशन, एग्ज़ाम का डर ही होता है वैसे, राइट? तो वो अपने आप पुश करता है स्टूडेंट को कि हाँ पढ़ना है। तो जब एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है, बहुत हाई फोकस होता है। अगर यही फोकस स्टूडेंट थ्रू आउट मेंटेन करे तो ऑब्वियसली आई थिंक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे क्रैक नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आईक्यू से ज़्यादा विल पावर के एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप 2 साल सेम इंटेंसिटी से अपने आप को लगा के रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, राइट? और नॉर्मली स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे जेई के लिए, या हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मेरा यूजुअली उनको यही जवाब होता है कि तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। आप डेली बेसिस पे टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट करना है, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा आपका टारगेट पेंडिंग है, आपको पढ़ना है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए रादर देन आवर बेस्ड स्टडी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इन प्रिपरेशन के अलावा किसी और चीज़ में आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आजकल एक और प्रॉब्लम है जो जब मैं प्रिपरेशन करता था उस समय नहीं था, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स। तो ऑब्वियसली अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप फ़ोन से और सोशल मीडिया से दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। वो एक इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन है कि आप पढ़ने तो बैठेंगे पर दिमाग में वही चलता रहेगा कि हाँ यूट्यूब पे ये हुआ होगा अपलोड या जो भी है। तो आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम से पहले आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वही सेम फोकस आप मेंटेन कर रहे हैं 2 साल, तो वो आप उस फोकस से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फोकस मेंटेन करना, पर वो आसान काम नहीं है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेंटल कैपेसिटी लगती है। तो ये चीज़ इतना इजी नहीं है जितना इजी बोला जाएगा कि हाँ 2 साल सेम इंटेंसिटी से पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टूडेंट धीरे धीरे सीखता है, वो अपने आप को धीरे धीरे रोज़ पुश करेगा कि हाँ आज इतने घंटे पढ़ाई की है तो कल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअल ग्रोथ है। तो ये एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं है कि हाँ हम एक हफ्ते तो बहुत एनर्जी से पढ़ लिए, थक गए और फिर 1-2 हफ्ते वापस आराम चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे खुद को इस काबिल बनाना है कि आप बहुत लंबे टाइम तक बैठ सकें। जैसे जेई एडवांस का जो पेपर है वो 6 घंटे का होता है। तो अगर आपकी एबिलिटी ही नहीं है 6 घंटे कंटिन्यूस स्टडी करने की, तो आप 6 घंटे कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको 2 साल में खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप एक रेगुलर हार्ड वर्क और रेगुलर अपना फुल कैपेसिटी पे वर्क करने के लिए काम करें। तो ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि विल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है इन एग्जाम्स के लिए रादर देन आईक्यू लेवल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो विल पावर की वजह से फेल होते हैं, ना कि नॉलेज की वजह से। तो अगर
आप ये समझते हैं कि उस विल पावर पे 2 साल काम कर सकते हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इन एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और ये एग्ज़ाम्स नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम्स या इन सब से थोड़े डिफरेंट हैं। इनका डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली बोर्ड के लेवल से ज़्यादा होगा। तो अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप राइट पाथ पे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको डिफ़िकल्टी आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सही पाथ पे जा रहे हैं और आपको डिफ़िकल्टी ना आए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसने जेई के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर किया और वो ये बोले कि मुझे 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तब हमारा काम शुरू होगा। पढ़ाने के अलावा हमारा काम ये भी है टू मेक श्योर कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है या बर्डन अप हो रहा है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर, एज ए मेंटर, कि हम उसे सही डायरेक्शन में गाइड करें। और आई बिलीव कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सोल्यूशन ना हो। और पास्ट में मैंने खुद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है।